ठीक है। गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं 16 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें साफ लिखा गया है ये रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं R134 एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेंट साइकिल बिटवीन 0.14 मेगा पास्कल एंड 0.08 मेगा पास्कल। देखो एक सवाल सही से समझ लो तो उससे 5 सवाल सही ढंग से हो जाएंगे, लेकिन यदि आप 5-6 सवाल की ओर भागेंगे और सही से नहीं समझेंगे तो गलती होने के चांसेस जो 7वां सवाल है वो उतना ही रहेगा जितना पहले सवाल में था। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखो दो प्रेशर दे रखे, एक है 0.14, एक है 0.8। तो यहाँ पे फिर देखो मैंने ही गलती कर दिया, ठीक है, तो गलती किसी से भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो कम वाला प्रेशर है ये क्या होगा, इवोपरेटर प्रेशर। और कम कौन सा प्रेशर है, 0.14 मेगा पास्कल। और कंडेंसर प्रेशर क्या होगा, 0.8। तो दो प्रेशर निकले, आपको पहले डाटा लिख लेना है क्या क्या है। ठीक है, इफ द मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट, यदि m डॉट आर आपको कितना दे रखा है, 0.05 kg पर सेकेंड, ठीक है, एंड द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन, ठीक है, द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द इन्वायरमेंट इन किलोवाट, मतलब हीट रिजेक्शन रेट, जो कंडेंसर जो हीट बाहर जा रही थी ना वो देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी हम क्या बोल रहे हैं कि पीएच डायग्राम में काम करते हैं। हम किस में काम करते हैं, पीएच डायग्राम में। तो पीएच डायग्राम क्या होता है, ऐसा, ये क्या होता है यहाँ पे ऐसा ऐसा, और यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा स्लोप ही रहता है। ये स्लोप क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है सुपर हीटेड रीजन। तो ये आ गया क्या 1 पॉइंट, ये आ गया क्या 2 पॉइंट, ये आ गया क्या 3 पॉइंट, ये आ गया क्या 4 पॉइंट। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो ये पीएच डायग्राम बोल रहा हूं मैं, तो आपको पी तो दे रखा है, ये ऊपर वाला प्रेशर और ये इवोपरेटर वाला प्रेशर। तो जो इवोपरेटर वाला प्रेशर है 0.14 मेगा पास्कल में, और जो कंडेंसर का प्रेशर है वो 0.8। ठीक है, अब हीट रिजेक्टेड का फॉर्मूला मैंने बता रखा है क्या, H2 माइनस H3। देखो ये 2 to 3 जो है, 2 to यहां से 2 to 3 जो है ये है कंडेंसर, और ये जो कर रहा है हीट रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यदि H वाला फॉर्मूला लें तो ये आएगा किस में, किलो जूल पर केजी में। दोबारा हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है किस में, किलोवाट में। किलोवाट तब आएगा जब हम मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई, रेट ऑफ हीट रिजेक्शन, ठीक है, रेट जहां पे भी आएगा वहां पे मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा m डॉट आर H2 माइनस H3। अब देखिए यहाँ पे अब चाहिए क्या हमें, देखो mr तो हमें क्वेश्चन में मिल गया है। अब हमें चाहिए इंथैल्पी, चाहिए 2 पॉइंट और 3 पॉइंट की। अब 2 पॉइंट और 3 पॉइंट की इंथैल्पी यदि आपको चाहिए तो आप क्या जाओगे, ये 2 और 3 पॉइंट किस प्रेशर में, किस प्रेशर में दोस्तों, 0.8 मेगा पास्कल। किस प्रेशर में, कंडेंसर प्रेशर में। तो 2 और 3 कंडेंसर प्रेशर में है। ठीक है, और जो ये 3 पॉइंट है ये क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड। ध्यान दीजिए, ये जो 3 पॉइंट है ये क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड है, और यहाँ पे क्या होता है, सैचुरेटेड वेपर होता है। और ये 2 पॉइंट क्या है, सुपर हीटेड रीजन में। ठीक है, अब देखो, अब हमें इस 0.14 से अभी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी हमें लेना देना है किससे, यहाँ प्रेशर इक्वल टू 0.8। क्यों 0.8 से लेना देना दोस्तों, क्योंकि जो तीसरा पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट है, ये इस प्रेशर से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि H इक्वल टू 93.42 दे रखा है सैचुरेटेड लिक्विड। तो आपको पता है कि ये 3 पॉइंट किस में, सैचुरेटेड लिक्विड में। समझ में आ गया, इसका मतलब जो H3 है वो क्या है, 93.42 है। ठीक है, और दूसरा आप H2 दे रखा है, और H2 किस में दे रखा है, सुपर हीटेड। यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है सुपर हीटेड वेपर। ठीक है, तो इसका मतलब सुपर हीटेड वेपर है। तो ये 272 क्या आ गया,
ये H2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 272.05। ठीक है, तो आपको ये तीनों वैल्यू मिल गई है, एम डॉट आर मिल गया है, 272 मिल गया है, 93 मिल गया। इस फॉर्मूले में लगाएंगे आप तो आ जाएगा आपका हीट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन इन किलोवाट। ठीक है, तो किलोवाट में क्या आ जाएगा, एम डॉट आर क्या 0.05। ठीक है, उसके बाद 272.05 माइनस 93.42। ठीक है, 90, तो ये जो आएगा वो क्या आएगा, आंसर आ गया है 8.9315 किलोवाट। और इसको क्या लिख सकते हैं, किलो जूल पर सेकंड। अब इसी चीज में खेला जाएगा आपसे, जो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे ना, ये इसी चीज में खेल खेला जाएगा। कभी आपको किलोवाट बोल देगा, अब कभी बोलेगा कि जूल पर सेकंड में निकालिए, कभी आप क्या बोलेगा, किलो जूल पर केजी में निकालिए। तो ये मतलब आपको आते हुए भी गलत होने के चांसेस, क्योंकि आप जल्दीबाजी में क्या करोगे। अभी कोई इंसान ने जल्दीबाजी में सिर्फ H2 माइनस H3 आंसर बताया होगा, मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई नहीं किया होगा। ठीक है, किसी ने 272 से क्या घटा दिया होगा 236, किसी ने 236 से क्या घटा दिया होगा 93। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान में होनी चाहिए आपके। तो अभी ये वाला सवाल हो गया 8.9315 किलोवाट। ठीक है, तो आप, ठीक है, तो वो जब क्वेश्चन में बोलेंगे वो साफ लिखा हुआ होगा कि अप टू 2 डेसिमल आपका सही होना चाहिए। ठीक है ना, और वो मेरे हिसाब से रेंज दे देंगे यहाँ पे 8.85 टू 8.95 या 8.90 टू 9.00, ये रेंज दे देंगे और इसके बीच आपका क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। चलिए, अब ये वाला देख लेता हूँ मैं कमेंट बॉक्स में कितने लोगों ने सही किया है। आया है 8.93 आया है, लेकिन वो बाद में आया 9 किलोवाट THPH ये सही है। 7.13 8.93 आदित्य प्रशांत का सही आया है। बाकी कुमारी सुकृति 71, देवानंद 8.93, राजीव रंजन। चलिए यहीं तक बात। ठीक है, तो जिन्होंने भी गलत किया वो देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, अब इतना कुछ बता दिया है, अब अगला क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत नहीं होना चाहिए। चल करें अगला क्वेश्चन, हाँ ना बोलो दोस्तों। देखो हाँ, तो अगला क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा, पूरे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम जाते हैं, ये वाला करते हैं। ये 2012 में जो ये आया है 1.12 और 1.13, ये वाला करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये तो कर दिया, 15 कर दिया, 16 कर दिया। अब आप ये 12वां 13वां करेंगे, ये मैं वो कर देता हूँ आपको। चलो इतना ही क्वेश्चन है। पूरे ध्यान से एकदम वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन जो भी दिख रहा है सबसे पहले डाटा एक्सट्रैक्ट करना है कि ये दिया हुआ क्या है। जैसे मैंने पहले कंडेंसर पे इवेपोरेट, देखो कभी कभी किसी डाटा की जरूरत होती है, कभी नहीं होती है। लेकिन यदि आप सिर्फ एक बार क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो जो भी डाटा उसमें दिया है वो आप पहले कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि तब आपको दोबारा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन। लेकिन यदि आप पहले पहले पढ़ लोगे फिर बोलोगे कि अब इसमें एच चाहिए, फिर दोबारा पढ़ोगे कि एच कहाँ है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। करिए करिए, सब कीजिए दोस्तों, अच्छे ढंग से बताया गया है आपको। ठीक है, और ज़्यादातर टेबल वाली वैल्यू दे रखी है, जो हम सुपर हीटेड जो H2 निकालने वाली प्रॉब्लम थी वो ज़्यादातर नहीं आएगी, क्योंकि इसमें दे दिया गया है आपको।
इसमें टेम्परेचर के बाद जो पहला कॉलम है वो एचएफ का है ना? हाँ दोस्तों, ये प्रेशर है यहाँ पे, ये टेम्परेचर है और ये एच एफ है। रुक जाइए, ये प्रेशर है किलो पास्कल में, ठीक है। ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, ये एच एफ है, ये एच जी है, ये एस एफ है और ये एस जी है। ये प्रेशर दे रखा 120 और ये दे रखा 800 किलो पास्कल। देखो कहीं पे किलो पास्कल है, कहीं पे मेगा पास्कल है, कहीं पे बार होगा, तो कंफ्यूज नहीं करना आप। सर 1.12 का 28.3 ए होगा 20। और 1.3 का 7.9 और 1.13 का 7.9 सी होगा। चलिए चलिए, सही है। अब देखते हैं सही किया है कि नहीं किया है। चलिए, और किसी का सेम आंसर आ रहा है सबका? अनम्यूट करके बोलेंगे दोस्त, कमेंट में पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा आपको ना। यस सर। सेम आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। गुड गुड गुड। 7.8। चलिए यस सर, सेम आ रहा है। सेम आ रहा है दोस्तों। किसी का भी चेंज आ रहा है तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा फास्ट में ले लूंगा, ठीक है ना। अगर ज्यादातर का सेम आ गया तो तब अच्छी बात है, ठीक है। जिसका भी नहीं आया थोड़ा सेम है सर। ओके, गुड 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 दोस्तों, गुड गुड गुड, ठीक है। अब जिनका नहीं आया उनके लिए मैं ये क्वेश्चन फास्ट में सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ए रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 120 किलो पास्कल, ठीक है। इवोपरेटर प्रेशर है 120 किलो पास्कल, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, कंडेंसर प्रेशर है 800 किलो पास्कल। मैंने पढ़ते जाऊंगा और लिखते जाऊंगा। रेफ्रिजरेंट है R134, ठीक है। द रेफ्रिजरेटर इंटर द कंप्रेसर एज सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। इंटर सैचुरेटेड वेपर में करेगा एंड लीव्स द कंडेंसर एज सैचुरेटेड लिक्विड। तो मतलब आइडियल जैसा हम पढ़ते थे वैसा ही सिचुएशन है, ठीक है। द मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज 0.2 एम डॉट आर कितने दे रखा है 0.2 kg पर सेकेंड। इसकी यूनिट भी लिखनी है हर जगह, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन अगर 10-12 क्वेश्चन आपने सेम यूनिट में कर दिया और वहां चेंज आ गया तो आप यूनिटी में कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। द रेट विच इज हीट इज एक्सट्रैक्टेड इन किलो जूल पर सेकेंड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटिंग स्पेस। देखो हीट इज एक्सट्रैक्टेड, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, हीट इज एक्सट्रैक्टेड इन किलो जूल पर सेकेंड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटिंग स्पेस। रेफ्रिजरेटिंग स्पेस से हीट ले रहा है क्या, इवोपरेटर,
ठीक है। और उसी हीट को हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और उसी हीट को हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। यदि वो क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, किलो जूल पर सेकंड में है तो उसे रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, और किलो जूल पर केजी में है तो उसे हम बोल लेते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी निकालनी है, किलो जूल पर सेकंड। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ रेफ्रिजरेंट, उसके बाद क्या बोला था मैंने, H1 माइनस H4। इसका मतलब देखो कुछ भी हो, ये वाले प्रॉब्लम ऐसे हैं कि इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, H1 H2 H3 H4 निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले H1 निकालेंगे आप, तो H1 मतलब क्या है, पीएच डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। पीएच डायग्राम ऐसा है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब देखो यहाँ पे प्रेशर कौन सा है, इवोपरेटर, और यहाँ पे प्रेशर कौन सा है, कंडेंसर। तो ये 1 और 4 की प्रॉपर्टी जो होगी वो इवोपरेटर के प्रेशर से रिलेटेड होगी, कम वाले प्रेशर से रिलेटेड होगी, और जो 3 और 2 की प्रॉपर्टी होगी वो कंडेंसर के प्रेशर से रिलेटेड होगी। तो अब जब ये इवोपरेटर के प्रेशर कौन सा है, 120 किलो पास्कल, और 1 पॉइंट आपको पता है क्या है, सैचुरेटेड वेपर, मतलब 100% यहाँ पे वेपर है। तो मैं Hg देखूंगा यहाँ पे, Hf नहीं देखूंगा, क्या देखूंगा, Hg। और Hg कितना है यहाँ पे 237, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे 237 किलो जूल पर केजी। नाउ H4 निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा है H4 निकालना है, और आपको ये भी पता है कि H4 कितना किसके बराबर होता है, H3 के बराबर होता है। अब मैं यदि H3 निकाल पाऊं तो मैं H4 भी निकाल लूंगा। तो जो H3 किस प्रेशर में निकलेगा, कंडेंसर प्रेशर में, कंडेंसर प्रेशर कितना है 800। अब देखो H3 क्या होगा, H3 क्या होगा, H3 होगा जो यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड। देखो जो इस लाइन में ये क्या है, सैचुरेटेड वेपर, और जो इस लाइन में वो क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट है, ये जो अगर मैं सैचुरेटेड लिक्विड की प्रॉपर्टी देख लूं, जो HF बोलते हैं जिसे, किस प्रेशर में, कंडेंसर प्रेशर में, तो मुझे ये 3 पॉइंट का H निकल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं Hg देखूं इस कंडेंसर प्रेशर में, जो ये 800 है, इसमें Hg देखूं तो ये वाली निकलेगा, ना कि ये वाला, ये निकलेगा। ये क्या है, सुपर हीटेड रीजन में। तो इसके लिए या तो अलग टेबल दे रखी होगी जो दे रखी है यहाँ पे, या तो आपको फॉर्मूले चाहिए होंगे, ठीक है। तो H3 इक्वल टू कितना है दोस्तों, 800 में किलो पास्कल में HF की वैल्यू, तो HF की वैल्यू कितनी है 95.5। गुड, चलो ये कर दिया हमने, इसको किलो जूल पर में। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो हमें चाहिए था वो निकल जाएगा, वो क्या है 0.2, उसके बाद 237 माइनस 95.5। तो ये जितना भी आएगा वो हो गया क्या, ये आ रहा 28.3। यस सर। 28.3 आया। देखो अब बोलोगे आपके सर किलो जूल पर सेकंड में क्यों आया, क्योंकि ये जो भी इंथैल्पी है ना दोस्त, ये किलो जूल पर केजी में। अब किलो जूल पर केजी में इंथैल्पी है, केजी पर सेकंड में आपका क्या है, मास फ्लो रेट। तो केजी से केजी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, किलो जूल पर सेकंड बचा। और इसी चीज को किलोवाट भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता था, किलोवाट भी पूछा जा सकता था, जैसे इन्होंने यहाँ पे खेल खेला है। देखो यहाँ पे तो किलो जूल पर सेकंड बोला, और यहाँ पे क्या बोला कि कंप्रेसर की पावर निकालिए किलोवाट में। अब पावर का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, मास ऑफ रेफ्रिजरेंट H2 माइनस H1, ठीक है। H1 हमने निकाल दिया है। अब मुझे चाहिए H2 कैसे निकालूं, तो H2 है सुपर हीटेड रीजन में, ठीक है। प्रेशर कंडेंसर का प्रेशर ही है, लेकिन सुपर हीटेड रीजन में। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखी, टेबल दे रखी है कि 800 के 40 डिग्री सेल्सियस में 276.45 जो है वो क्या है, इन्होंने प्रॉपर्टी दे रखी है। देखो क्वेश्चन ये अभी भी पूरा नहीं है ये, ठीक है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि आपको इन्होंने ऐसा भी तो कहना चाहिए था कि कंप्रेसर के आउटलेट में टेम्परेचर जो है वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तब जाके हम ये वाली टेबल देख लेते, ठीक है। तब जाके हम 800 में
40 डिग्री सेल्सियस में एच देखते, लेकिन ये कुछ लिखा हुआ नहीं है इन्होंने, ये इनकी गलती है, पर कोई बात नहीं, आपको ये दिया हुआ है तो आपको जो डाटा दिया हुआ है इसलिए आप वहीं से वैल्यू लोगे, उसके अलावा तो आपके पास कोई वैल्यू है नहीं। तो इसका मतलब जो ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, और इसका प्रेशर कितना है, 800 है, ठीक है ना। तो इन दोनों में जो एच होगा वो देख लेंगे, वो कितना है, 276.45, 276.45। तो यहाँ पे जल्दी से हमने लिखा 0.2, 276.45 माइनस H1 कितना है, 237, और जो ये वैल्यू आएगी वो होगी क्या, आंसर 276.45 माइनस 237 इंटू 0.2, 7.9 7.9। 7.89 आता है सर, लेकिन अप्रॉक्स लेके 7.9। तो देखो इसमें जो मुझे अभी मुझे लग रहा है, मुझे लगे लगभग 3-4 मिनट, जबकि मैंने इतना समझाया है, ठीक है। लेकिन बिना समझाए यदि आप करते हो तो आपको लगेगा कितने, मेरे मैक्स टू मैक्स 2 मिनट या 3 मिनट। तो 3 मिनट में कितने मार्क्स आएंगे, 2 मार्क्स, और 2 मार्क्स कितने, 4 मार्क्स, ठीक है। और ये किलोवाट में ही आएगा, क्योंकि किलो जूल परसेंट किलोवाट, 4 मार्क्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बड़े दोस्त आगे, हेलो, यस यस सर। यस सर। यस सर, आगे बढ़ाइए। चलिए चलिए, अब आगे बढ़ते, तो थोड़ा सा ये 2017 तक के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब मैं वो देख लेता हूँ, एक दो पेपर और पलट के देखते हैं कि कोई अच्छा सा क्वेश्चन और तो नहीं है। अब आप मेरे हिसाब से कर सकते हो क्वेश्चन, जिस की, तो यहाँ पे चलते हैं, 2017 तक हमारे पास हो गया है, 2018 का देखते हैं कि कुछ है कि नहीं है, ठीक है। 2018 का ये पेपर है, ठीक है। मैं RAC का क्वेश्चन ढूंढने जा रहा हूँ यहाँ पे, अगर ये कुछ होगा अच्छा सा तो हम, जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड होगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। लो आ गया भाई, ये लो आ गया। रुकिए, चलिए कितने मिनट में कर पाते हैं। 2018 में आए हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, और देखना है आप कर पाते हैं कि नहीं। कंप्रेसर पावर निकालनी है। यहाँ पे एक टर्म आ गया है, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर। इसमें रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो रेट नहीं दिया। नहीं दे रखा, तो मैंने बोल नहीं सर। या मैंने एक चीज बोली थी कि मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेशन यदि नहीं दे रखा होगा आपको, तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डिवाइड बाय रेफ्रिजरेशन इफेक्ट करना पड़ेगा। देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आप हमेशा निकाल सकते हो, क्योंकि ये क्या होगा, एच से रिलेटेड होगा, ठीक है ना, ठीक है। और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, ठीक है। तो अब देखिए कहाँ पे है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी।
सर हाँ सर मास फ्लो रेट 10 kg पर सेकेंड होगा सर। 10 kg पर सेकंड। देखो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ये रही, यहाँ पे दे रखी, ध्यान से देखिए। इट डेवलप्स 15 किलोवाट ऑफ कूलिंग, मतलब जो इसकी कैपेसिटी है वो क्या है 15 किलोवाट। तो यहाँ पे कहीं पे टीआर में दी हुई होगी, कहीं पे किलोवाट में दी हुई होगी, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 15 किलोवाट है। 0.1 kg होगा सर मास फ्लो रेट। 0.1 kg, हाँ वो देख लो, ध्यान से देख। यहाँ पे थोड़ा सा ये एफिशिएंसी दे रखी है, वो आंसर में आपको लास्ट में जब कंप्रेसर पावर निकल जाएगा उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। सर 7.5 किलोवाट होगा कंप्रेसर पावर। 7.5 किलोवाट। यस सर। चलिए बढ़िया, आगे बढ़िए। यस सर 7.5 सर। 1.5। चलो मैं लिख लेता हूँ। देखो Yes, sir. मास ऑफ रेफ्रिजरेंट, देखो यहाँ पे स्टेटर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑपरेटिंग विद ए कंडेंसिंग टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस कंडेंस हो रहा है, ठीक है। ये 35 डिग्री सेल्सियस इन दो पॉइंट के बीच में है दोस्त। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट का टेम्परेचर 35 से कुछ ज्यादा होगा क्योंकि ये सुपर हीटेड रीजन में। एंड इवोपरेटिंग एट -10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर क्या डेवलप्ड 15 किलोवाट ऑफ कूलिंग। जो ये इवोपरेटर है ये क्या कर रहा है, 15 किलोवाट कूलिंग डेवलप कर रहा है। इसका मतलब किलो जूल पर सेकंड, मतलब ये रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दे रखी है आपको, ठीक है। द पीयर डायग्राम shows the enthalpy at various heat if the isentropic efficiency of the compressor is 0.75, the magnitude of compressor power in kilowatt correct to decimate, ठीक है। तो मास ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डिवाइड बाय रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन 15 किलोवाट दे रखी है और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, ये 1 है ना, 1 और ये क्या है 4। तो H1 माइनस H4 क्या होता है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी H1 माइनस H4 मतलब 400 माइनस 250 क्या होगा 150। तो 15 डिवाइड बाई 150 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1, क्या होगा सर 750 होगा सर। 50 डिवाइड बाई 150, 0.1 kg पर सेकेंड निकल गया मास फ्लो रेट। अब इन्होंने क्या बोल रखा, कंप्रेसर पावर। कंप्रेसर पावर क्या होती है, मास फ्लो रेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है H2 माइनस H1। अब ध्यान से देखिए ये कौन सा पॉइंट है 2, और H2 यहाँ पे साफ दे रखा है इन्होंने कितना 475। तो 0.1, H2 कितना है 475 और H1 कितना है 400। देखो H एक्सिस में दे रखे, ये वैल्यू दे रखी इन्होंने, कितना आ रहा 400। तो ये आ जाएगा क्या 0.1 इंटू 75 और ये आ जाएगा 7.5 किलोवाट, ठीक है। अगर आप ये वाला आंसर लिखते हो तो आपका आंसर क्या है, गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, इन्होंने लिख रखा इफ द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर इज 0.75, ठीक है। देखो दिया हुआ क्वेश्चन सरल था पर इन्होंने खेल क्या खेला, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर इज 0.75। इसका मतलब क्या है कि आपका कंप्रेसर जो पावर ले रहा है, जो कंप्रेसर पावर ले रखा है उसकी कोई एफिशिएंसी दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो थ्योरेटिकली जितनी उसने पावर लेनी चाहे, थ्योरेटिकली तो हम बोल सकते हैं कि वो कितनी पावर लेना चाह रहा था 7.5, बट उसकी एफिशिएंसी 0.75 है। तो वो पावर ज्यादा लेगा कि कम लेगा, बताइए जरा, अनम्यूट करके बोलिए। ज्यादा लेगा सर। ज्यादा लेगा, ठीक है ना। तो कंप्रेसर में यदि एफिशिएंसी आ रही है तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो 7.5 डिवाइड बाय 0.75 वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। बताइए जरा 7.5 13.125 सर। 10 आ रहा है यार, यस सर 10 किलोवाट आ रहा है ना। 10 आ रहा है सर। तो 10 आ रहा है दोस्तों। तो 10 किलोवाट आप लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, 10 किलोवाट। सर एक बार इसको फिर से समझाइएगा सर, इसमें डिवाइड क्यों किया। क्या ये एफिशिएंसी, यस सर। देखो दोस्तों कुछ भी चीज है आपके, चलो पहले टरबाइन ले लेते हैं, ठीक है, टरबाइन ले लेते हैं, ठीक है। टरबाइन है कि टरबाइन बोल थ्योरेटिकली टरबाइन क्या बोल रहा है
कि 10 किलोवाट पावर जनरेट कर रही है, ठीक है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी है कुछ, एफिशिएंसी मतलब थ्योरेटिकली तो 10 किलोवाट करना चाहिए, लेकिन उसकी कुछ एफिशिएंसी है, तो वो एफिशिएंसी मतलब फ्रिक्शन है उसके अंदर, कोई कुछ हीट रिजेक्ट हो जा रही है, कुछ भी चीज हो जा रही है, ठीक है, उसकी जो क्या होगा, ठीक है ना, उसमें कई सारे लॉसेस होंगे, लॉसेस होने के कारण उसकी एफिशिएंसी होगी। तो जहां थ्योरेटिकली उसे 10 किलोवाट जनरेट करनी थी, अगर उसकी 80% उसकी एफिशिएंसी है टरबाइन की, तो वो 10 किलोवाट ना करके क्या करेगी, 8 किलोवाट जनरेट करेगी। 10 का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे हम, 0.80 से, ठीक है, 8 किलोवाट होगा, समझ में आया। यस सर। तो कम टरबाइन यस में तो हमने क्या किया, 0.80 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन कंप्रेसर में इससे उल्टा हो जाता है दोस्त। उल्टा क्यों होता है कि थ्योरेटिकली तो कंप्रेसर में कहा जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, 77.5 किलोवाट से हमारा कंप्रेसर चलने लगेगा, ठीक है, यस ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है, उस कंप्रेसर की कुछ एफिशिएंसी है, उसमें कुछ फ्रिक्शन हो रहा है या कुछ लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण ये 7.5 किलोवाट ये इतना कंज्यूम ना करके इससे ज्यादा कंज्यूम करेगा। क्या बोला मैंने, इतना कंज्यूम ना करके क्या करेगा, इससे ज्यादा कंज्यूम करेगा, समझ में आ गया। ज्यादा कंज्यूम करें। हाँ, तो ज्यादा कंज्यूम करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें एफिशिएंसी का क्या होगा, डिवाइड होगा, समझ में आ गया ना। ठीक है सर। चलो ठीक है सर। चलो दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। देखो ये इसमें कुछ नहीं था, वैल्यू भी एकदम सामने दी हुई थी, लेकिन आंसर क्या 7.5 लगा के लोग सब गलत करके आए होंगे, ठीक है ना। तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब वो आपसे गलती करवा के रहेगा, उसने कसम खा रखी है कि मैं आपसे गलती करवा के रखूंगा। कुछ था क्वेश्चन में, नहीं था, लेकिन सिर्फ क्या दे दिया, ये 0.75 दे दिया। और ये 0.75 हम यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि क्या है, अभी मैंने एफिशिएंसी कुछ नहीं बताई आपको इसमें, क्योंकि ये सब टर्म आते हैं कहाँ, आप पावर रैंकाइन साइकिल पढ़ते हो, वहां पे कंप्रेसर पंप एफिशिएंसी, टरबाइन एफिशिएंसी ये आ जाती है, ठीक है। दूसरा और जगह भी ये एफिशिएंसी टर्म आते हैं, तो यहाँ पे हमने यूज नहीं किया, लेकिन आपको अगर आप मैकेनिकल का पेपर देने जा रहे हो, तो वो क्या समझेगा कि आपको लगभग सब चीजें आती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ चीजें भी दिखी जा सकती है इधर, ठीक है। और कोई तो नहीं है, अब एक क्वेश्चन मिल गया तो शायद देखो कि देखो ये भी उसी का है दोस्त, ये भी 2 नंबर का है, ठीक है, बैक टू बैक 2 क्वेश्चन मिले हैं VCRS के, ये भी RAC से है और ये वाला भी RAC से है, ठीक है, तो ये भी 2 नंबर का है और ये भी 2 नंबर का, 4 नंबर का आया RAC में, ठीक है। और ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ये अभी पढ़ेंगे तब जाके होगा ये क्वेश्चन। चलो दोस्तों, अब आगे के क्वेश्चन अब आपको करने, प्रैक्टिस आपने करनी है दोस्तों, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, क्योंकि ये छोटी मोटी गलतियां, देखो बेसिक्स आपका समझ में आ गया, ठीक है ना। अब अगर बेसिक समझ में आ गया, ठीक है, और अब अगर आपको बच्चों ही वाले क्वेश्चन देते रहे गेट वाले, तो IIT वाले अपना स्टेटस कैसे मेंटेन रखेंगे। अगर वो कहेंगे कि सिर्फ कंप्रेसर ही पावर निकालो आप हर गेट में, तो कहेंगे कि COP निकालोगे, तो वो अपना स्टेटस मेंटेन कैसे रखेंगे। तो वो हमेशा क्या देंगे, थोड़ा बहुत, देखो होगा तो इन्हीं से, लेकिन हल्का सा घुमा फिरा के देंगे आपको क्वेश्चन, घुमा फिरा के इसलिए देंगे क्योंकि उनको भी अपना स्टेटस मेंटेन रखना है, दूसरा चेंजेस लाने हैं पेपर में, तो उस कारण आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना है कि देखो क्वेश्चन होगा सरल ही, लेकिन हल्का सा क्या होगा, घुमाव फिराव होगा, ठीक है। तो एक टर्म आता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल एक चीज और पढ़ लेते हैं, ये वाला एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है कंप्रेसर की, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है वो मैं बताता हूँ, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इसका फॉर्मूला देखो, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट बता देता हूँ कि होता क्या है, ठीक है।
ये कंप्रेसर रहता है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे ये पिस्टन रहा, ठीक है। ये क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम, इससे ऊपर कंप्रेशन नहीं जाता दोस्तों, पिस्टन नहीं जाता। क्यों? तो यहाँ पे कुछ क्लियरेंस रहते हैं, ताकि अगर इससे ऊपर अगर हम टोटली इसे ले जाते तो यहाँ पे क्या होती है, वाल्व रहती है, तो ये वाल्व को डैमेज कर देगी, ठीक है ना। तो इसलिए इस पिस्टन को सिर्फ यहीं तक रोक दिया जाता है, और जो ये वॉल्यूम बचता है इसके ऊपर, इसे क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा, पिस्टन का एक मूवमेंट ऐसा तो नहीं कि एकदम इन्फिनाइटली चलता जाएगा, एक यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी पिस्टन, तो पिस्टन जो मूव करेगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच मूव करेगा, ऊपर नीचे, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के नीचे मूव करेगा। और इसे, अगर ये वर्टिकल इंजन है तो इसे बोलते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, और इसे बोलते हैं क्या, बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर, ठीक है ना। पॉइंट जहां तक पिस्टन सबसे ऊपरी पॉइंट तक जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, टॉप डेड, और जो बॉटम जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। अब ये कंप्रेसर देखो, ज्यादातर यूज हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सेम चीज जैसे इंजन में हो रहा है ना, गाड़ियां चल रही है, वही चीज है इसमें भी कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें कि रेफ्रिजरेंट आया दोस्तों, ठीक है, इनलेट वाल्व ओपन है, ठीक है ना, इनलेट वाल्व ओपन है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट आया, उसने क्या किया, इससे किया, और ये पिस्टन क्या हो गया, नीचे मूव हुआ, तो ये क्या होगा, ये पूरी जगह क्या भर जाएगा, रेफ्रिजरेंट भर जाएगा, ठीक है, पूरे जगह क्या भर जाएगा, रेफ्रिजरेंट, ठीक है। ये वाल्व अभी क्लोज है, ये वाल्व कौन है, ये क्या है, आउटलेट वाल्व बोल सकते हैं, और ये क्या है, इनलेट वाल्व, ठीक। तो रेफ्रिजरेंट यहां से आया और पूरे को भर दिया इन्होंने, ठीक है ना, पूरे को भर दिया रेफ्रिजरेंट। अब बाद में क्या करेंगे कि जो ये इनलेट वाल्व ओपन थी इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और ये आउटलेट वाल्व थी इसको भी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और ये इस पिस्टन को क्या कराएंगे, ऊपर मूव कराएंगे, इस पिस्टन को क्या कराएंगे, ऊपर मूव कराएंगे। अब ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कैसे हो रहा है, यही चीज क्या कर रहा है, पावर कंज्यूम कर रहा है, समझ में आया ना। ये पिस्टन जो सिलेंडर के अंदर जो मूव हो रहा है, यही चीज क्या कर रहा है, पावर कंज्यूम कर रहा है। तो ये क्या हुआ, रेफ्रिजरेंट इन्होंने भरा, उसके बाद दोनों वाल्व क्लोज की, उसके बाद इन्होंने इसे क्या किया, ऊपर मूव किया। तो ऊपर मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कंप्रेस हो जाएगा रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना। ये क्या चले गया, पिस्टन यहाँ पे चले गया, और ये जो रेफ्रिजरेंट था ये क्या हो गया, पूरा कंप्रेस हो गया इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि पिस्टन, सॉरी, ठीक है। तो ये कंप्रेस हो गई एयर, इसका मतलब पहले कंप्रेसर था, ये कंप्रेसर से इनलेट हुआ था, ठीक है ना। ये तो क्या था, इवोपरेटर प्रेशर से आया था। अब यहाँ पे हमने कंप्रेस करके इसे कहाँ ला दिया, कंडेंसर प्रेशर तक ला दिया, कंप्रेस कर दिया तो कंडेंसर प्रेशर तक आ गया, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट है। अब क्या करेंगे कि अब ये कहाँ डालना है, हमने कंडेंसर में डालना है, क्या कहाँ डालना है, कंडेंसर में डालना है। तो ये वाली वाल्व को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, और फिर ये रेफ्रिजरेंट कहाँ चले जाएगा, कंडेंसर में चले जाएगा, क्योंकि इसका प्रेशर भी बढ़ा और टेम्परेचर भी बढ़ा है, ठीक है ना। तो बढ़ाना हम क्या चाह रहे हैं, बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि वो टेम्परेचर किससे ज़्यादा हो जाए, रूम से ज़्यादा हो जाए, और रूम से ज़्यादा होगा तभी वो रेफ्रिजरेंट क्या हीट देगा रूम को, और रेफ्रिजरेंट जब रूम को हीट देगा तो वो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होके वो लिक्विड बन जाएगा, क्योंकि कंडेंसर का काम ही क्या है, कंडेंस करना, लिक्विड बनाना, और लिक्विड के बाद क्या हो जाएगा, वो कैपिलरी ट्यूब में चले जाएगा, कैपिलरी ट्यूब उसका प्रेशर भी रिड्यूस कर देगी, टेम्परेचर भी रिड्यूस कर देगी, फिर वो इवेपोरेटर में जाएगा, ठीक है। अब मेन बात आती है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, देखो यहाँ से कंडेंसर से तो निकल गया सारा, ठीक है ना, लेकिन ये कंडेंसर से निकलने के बाद भी कुछ
कुछ जो रेफ्रिजरेंट है वो इसी के अंदर रहता है, थोड़ा बहुत पोर्शन रेफ्रिजरेंट है। देखो इसके बाद क्या होता है, ये कंडेंसर से निकल गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा क्या करेंगे हम, इवोपरेटर से इनलेट करेंगे, दोबारा वही प्रोसेस रहेगी, दोबारा क्या रहेगी, वही प्रोसेस रहेगी, ठीक है। उसके बाद जब सारा रेफ्रिजरेंट निकल जाएगा तो इसे क्लोज कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ताकि क्या हो, इधर से भी आए, ठीक है ना। ये पिस्टन है आपका, ठीक है। दोबारा यहाँ से आप रेफ्रिजरेंट, ऐसा ही कुछ होता जाता है हमेशा कंटिन्यूस, ये होता जाएगा, ठीक है। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फिनोमेना ये आया कि दोस्तों जब यहाँ पे हम इनलेट कर रहे हैं तो लेकिन कुछ पोर्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट यहीं पे क्या है, हल्का हल्का क्या है, थोड़ा बहुत जो क्लियरेंस वॉल्यूम में ये अभी भी बाकी है। हम चाहते थे ये पूरा चले जाए, लेकिन पूरा तभी जाता है अगर ये पिस्टन पूरा ऊपर तक मूव होता, तो तब ये सारी एयर क्या चले जाती, बाहर चले जाती। लेकिन यहाँ पे कुछ पोर्शन ऑफ एयर क्या है, अभी भी हल्का सा कंप्रेस फॉर्म में, बहुत कम कंप्रेस फॉर्म में, पर हल्का सा कंप्रेस फॉर्म में। तो ये क्या करती है कि जब फिर दोबारा इनलेट वाल्व खोलते हैं हम, तो ये एयर इस एयर को आने नहीं देती है, ठीक, एयर नहीं, सॉरी, अभी रेफ्रिजरेंट की बात कर रहे हैं। तो रेफ्रिजरेंट, ये रेफ्रिजरेंट को आने नहीं देती है, क्यों, क्योंकि पहले से यहाँ पे रेफ्रिजरेंट है, ठीक है दोस्तों। अब ये आने कब देगा, जब क्या होगा, ये पिस्टन हल्का सा मूव, थोड़ा सा और मूव हो जाएगा इधर, तब जाके थोड़ा बहुत जगह दिखाई देगी, तो एयर क्या होने लग जाएगी, अंदर आने लगेगी, ठीक है। तो कुछ समय तक एयर का आना बंद रहता है, ऐसा बोल सकते हो आप, या एयर बहुत कम मात्रा में, नहीं सॉरी, एयर क्यों बोल रहा हूँ मैं, एयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एयर कंप्रेसर होता है ना, तो आदत पड़ी हुई है, ठीक है। अभी रेफ्रिजरेंट बोलना चाहिए मुझे, तो रेफ्रिजरेंट क्या होने कम आ पाता है, उस कारण क्या होता है कि जब पिस्टन थोड़ा सा मूव हो जाएंगे तो ये वाले पार्टिकल भी क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो अब उस रेफ्रिजरेंट, जो फ्रेश रेफ्रिजरेंट आ रहा है, उसके लिए क्या होगी, जगह होगी हमारे पास, तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा कंप्रेस करेंगे और सेम चीजें हमारी चलती रहेगी, ठीक है, सेम चीजें हमारी चलती रहेगी, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब ये है कि एक्चुअली तो वॉल्यूम कितना अंदर आना चाहिए, जितना वॉल्यूम ये है, ठीक है। एक्चुअली यदि हम बोलें तो वॉल्यूम कितना आना चाहिए, जितना वॉल्यूम, क्या इसे स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। जो बीडीसी से टीडीसी तक जो पिस्टन मूव करता है, इसके अंदर जो वॉल्यूम होगा उसे स्वेप्ट वॉल्यूम करते हैं। तो एक्चुअली इतना इनलेट, सॉरी, क्या कोई बोलना चाहता है कुछ? स्ट्रोक वॉल्यूम भी सर बोलते हैं ना? हाँ, स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली इतना वॉल्यूम इसमें क्या होना चाहिए, इतना वॉल्यूम रेफ्रिजरेंट आना चाहिए। लेकिन इस कारण जो मैंने बताया कि यहाँ पे पहले से क्लियरेंस वॉल्यूम में कुछ रेफ्रिजरेंट बच जाता है, और वो रेफ्रिजरेंट न्यूली फ्रेश रेफ्रिजरेंट को आने नहीं देता। वो कुछ, जब कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाएगा पिस्टन का, तब जाके वो उसे आने देगा, ठीक है ना। तो इस कारण जो एक्चुअली जो वॉल्यूम होगा, जो सक होगा रेफ्रिजरेंट का, वो कुछ इससे कम होगा, ठीक है। और वो जो कम होगा वही चीज क्या बताती है, वो उसकी जो वैल्यू बताती है, वो क्या बताता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बताता है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको, ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम एट द एंट्री ऑफ कंप्रेसर, ठीक है। एक्चुअल वॉल्यूम, या लिख लेता हूं एक्चुअल वॉल्यूम सक्शन, जो एक्चुअल वॉल्यूम सक्शन हुआ है वो, ठीक है। और एक्चुअल वॉल्यूम सक उतना ही होगा जितना एंट्री में होगा, वो मैं अभी बता दूंगा आपको। और दूसरा क्या होगा, इट इज रेशियो ऑफ थियोरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम, थियोरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। एक्चुअल वॉल्यूम सक्शन डिवाइड बाय थियोरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम। तो एक्चुअल वॉल्यूम एट एंट्री बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एंट्री में जितना स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो फॉर्मूले से अभी बताता हूँ। और ये क्या है, थियोरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम, टीएस, ये रेशियो हो गई, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अब इसका जो फॉर्मूला होता है,
इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, एक्चुअल वॉल्यूम एट सक्शन होता है मास ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम एट एंट्री। ठीक है, इस एंट्री मतलब कंप्रेसर की एंट्री कौन सी होती है, 1 पॉइंट में होती है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, V1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंप्रेसर की एंट्री किस में, 1 पॉइंट में, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जितना होगा इसमें वो होगा। ठीक है, डिवाइड बाय होता है थ्योरेटिकल सॉफ्ट वॉल्यूम, और थ्योरेटिकल सॉफ्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है π/4 d² L, उसके बाद n/60, उसके बाद K। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला। इसके हर पॉइंट को आप लिख लोगे, क्या लिखोगे बताओ जरा, वेयर m.r इक्वल टू क्या है, मास फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट, मास फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इन kg पर सेकेंड। ठीक है, V एंट्री स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, केजी पर सेकंड और मीटर क्यूब, इसका मतलब क्या आ रहा है, ये मीटर क्यूब पर सेकंड में आ रहा है, मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट टाइप से। ठीक है ना, एक्चुअल वॉल्यूम सक्शन मतलब पर सेकंड कितना वॉल्यूम जा रहा है। ठीक है ना, वो चीज है। ठीक है, सेम चीज हम स्वेप्ट वॉल्यूम में भी पर सेकंड के टर्म में हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट अगर मैं एम आर और वी एंट्री का मल्टीप्लाई करूं तो केजी पर सेकंड इंटू मीटर क्यूब पर केजी, केजी केजी कैंसिल, तो बचेगा मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, सेम चीज पाई को बताने की जरूरत नहीं है। डी क्या होता है, इसे बोलते हैं डाया ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना, डाया ऑफ सिलेंडर, डाया इनर डाया होगा। ठीक है ना, डाया ऑफ सिलेंडर, और इसे और भी बोर डाया भी बोलते हैं। ठीक है, बोर डाया, इसको किस में लेंगे, मीटर में, और जो एल होता है उसे बोलते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। स्ट्रोक लेंथ मतलब टीडीसी से बीडीसी तक की डिस्टेंस है, दो स्ट्रोक लेंथ, ये भी क्या होती है, मीटर में होती है। ठीक है, एन होता है, देखो जो जो रेसिप्रोकेटिंग जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है मोटर से। ठीक है, मोटर से क्या होता है, मोटर क्या घुमाती है, ठीक है, क्रैंक को, और क्रैंक क्या घुमाता है, क्रैंक के साथ कनेक्टिंग रॉड रहती है, कनेक्टिंग रॉड क्या करती है, पिस्टन को घुमाती है। ठीक है, तो स्पीड इन आरपीएम। ठीक है, और दूसरा क्या है, के जो है वो नंबर ऑफ सिलेंडर, अगर एक सिलेंडर की जगह 2-3 सिलेंडर है, ठीक है ना, तो 2-3 सिलेंडर होंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम जो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, स्वेप्ट वॉल्यूम निकालने का, देखो थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम में क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे इसका। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिलेंडर का अंदर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या हो गया, π/4 d²। फिर उसके बाद बीडीसी से टीडीसी तक जो लेंथ होगी कुछ ऐसा होगा ना सिलेंडर, तो ठीक है, ये निकालेंगे, ये क्या हो गई, एल हो गई। तो ये तो निकला कितना, पर स्ट्रोक। ठीक है ना, क्या निकला, ये पर स्ट्रोक फॉर्मूला निकला। ठीक है, लेकिन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है आपको, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रोटेशन पर मिनट, आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। ठीक है, तो रोटेशन पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया, और ठीक है, अगर मैं इसको सही ढंग से लिखूं तो ये चीज क्या है, वॉल्यूम पर स्ट्रोक। ठीक है, और n/60 क्या है, स्ट्रोक पर सेकंड। समझ में आ गया, ये चीज क्या बता रही है, वॉल्यूम पर स्ट्रोक कितना है, एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम है,
और ये n/60 बता रहा है स्ट्रोक पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि एक आरपीएम में एक स्ट्रोक रहता है, समझ में आ गया ना। एक आरपीएम में स्ट्रोक मतलब कि एक बार में कितनी एयर जा रही है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ये पर सेकंड कितनी एयर जा रही है ये देख रहे हैं हम, मीटर क्यूब पर सेकंड मतलब पर सेकंड कितनी एयर जा रही है। तो यदि रोटे स्पीड इन आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, मतलब ये रोटेट कर रहा है कि 400 रोटेशन पर मिनट कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो इंजन जो कंप्रेसर होगा वो हर रोटेशन में एक बार एयर सक करेगा, ठीक है। तो एक बार सक करेगा मतलब ये सक करेगा मतलब एक स्ट्रोक में एक बार ले रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा अगर एक वॉल्यूम पर स्ट्रोक इतना है, दूसरा स्ट्रोक पर सेकंड इतना है, नंबर ऑफ स्ट्रोक पर सेकंड कितना है, जितना आरपीएम को सेकंड में चेंज करेंगे उतना है, के यदि 2-3 सिलेंडर है तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्ट्रोक से स्ट्रोक कैंसिल हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम पर सेकंड में ये नीचे वाली वैल्यू भी आ जाएगी जो क्या होगी मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगी। चलो बताओ दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूज है तो बताओ। आया वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी समझ में आई? हेलो हाँ दोस्तों, आ गई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी समझ? सर। बोलिए। सर कहीं कहीं पे सर कहीं कहीं पे 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक की जगह पे सर n की जगह 12 लिखते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ लिखना पड़ेगा या फिर हमेशा n ही? 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक वाला सीन नहीं है ना दोस्त, क्योंकि ये इंजन तो है नहीं, समझ में आ गया ना। इंजन में होता है, अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंजन की बात हो रही है तो 2 से मल्टीप्लाई होता है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है, या डिवाइड जो भी है, ठीक है। तो इंजन नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है कि एक स्ट्रोक में वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है ना, और फिर दूसरे स्ट्रोक में वो कंप्रेस होके चले जाता है, ठीक है। तो एक आरपीएम में कितने स्ट्रोक हो जाते हैं? 2 स्ट्रोक हो जाते हैं, लेकिन हमें किससे मतलब है? सिर्फ जिससे वॉल्यूम आ रहा है उस स्ट्रोक से मतलब है। तो इसका मतलब एक आरपीएम में हम एक ही बार वॉल्यूम सक कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अगर 1 मिनट में 400 आरपीएम है, इसका मतलब 400 बार हम वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, और उस 400 बार वॉल्यूम को हम मिनट के बदले सेकंड में कर देंगे तो वो चीज आ जाएगी। फॉर्मूला समझ में आ गया ना? 16 मिनट। हाँ राजीव बोलो। 11 मिनट। आवाज नहीं आ सर रही। n का जो वैल्यू है हमेशा पर एन का आप पर मिनट में ले लोगे, क्यों? क्योंकि हमेशा पर मिनट ही में दिया हुआ रहता है, आरपीएम नाम ही आरपीएम है उसका, इसीलिए उस आरपीएम को सेकंड में चेंज करने के लिए हमने क्या कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यदि आप उसे आरपीएस रोटेशन पर सेकंड में लेते तो तब आपको 60 से डिवाइड नहीं करना होता। स्पेसिफिक ठीक है सर। वॉल्यूम एट एंट्री, ठीक है, एट एंट्री लिखेंगे यहाँ पे। एट एंट्री मतलब 1 पॉइंटर में कंप्रेसर के एंट्री में कितना स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो लिखेंगे। ठीक है, अब एक दूसरा फॉर्मूला है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला एक दूसरा रहता है जिसका नाम रहता है 1 + C - C P हायर डिवाइड बाय P लोअर डिवाइड बाय 1/n। ठीक है, अब यहाँ पे C क्या चीज है दोस्तों? C है क्लियरेंस वॉल्यूम, नहीं क्लियरेंस रेशियो। क्लियरेंस रेशियो यदि आईसी इंजन किसी ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो क्लियरेंस रेशियो रहता है VC/VS, ठीक है। इसका क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है।
और यहाँ पे n क्या होगा, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। देखो जो कंप्रेशन हो रहा है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ये आपने पढ़ा होगा। कंप्रेशन जो हो रहा है आइसेंट्रोपिकली, उसका n भी तो n रहता है ना कुछ पावर निकालने के लिए थर्मोडायनेमिक्स में। तो वो P हायर P लोअर मतलब कहाँ से कहाँ तक हम उसका प्रेशर क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला ये भी रहता है, तो कभी इससे रिलेट भी किया जा सकता है आपके वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। हो गया दोस्तों। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कभी। अब यहाँ पे P हायर कितना होगा बताओ जरा। जो P कंडेंसर कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं हम, P कंडेंसर, तो P लोअर क्या होगा, P इवेपोरेटर। तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो अपना क्वेश्चन। ठीक है, अब कोई डाउट है तो बताइए। हाँ राजीव, रशीद, कोई डाउट है दोस्तों कमेंट में लिख लीजिए एक बार। सर क्लियरेंस वॉल्यूम और सॉफ्ट वैल्यू का वैल्यू दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। आपको या तो क्लियरेंस रेशियो की दे दिया जाएगा, ठीक है ना, वो या तो दिया होगा, वो तो यस सर। क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड करता है दोस्त, कैसे घुमाना चाहता हो आपको। ठीक है। ठीक है सर। अब ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन पैरामीटर इन VCRS। ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इन VCRS, कि यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि कंडेंसर प्रेशर यदि इंक्रीज किया जाए आपका, तो आपको क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ कंडेंसर प्रेशर, नहीं, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इन, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन पैरामीटर इन VCRS। ठीक है, पैरामीटर, तो सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में मैंने बोला डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर। ठीक है, डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर। तो सबसे पहले मैं साइकिल बना लेते हैं एक दोबारा। कि इवेपोरेटर प्रेशर यदि डिक्रीज कर रहे हैं हम, तो क्या सीन होगा। ठीक है, वो देख लेते हैं। चल TSC से समझाते हैं आपको, TS डायग्राम से। ठीक है, PS भी बना सकते हो आप, PS से भी समझ सकते हो, लेकिन अभी हम TSC से समझाते हैं आपको। तो TS,
ठीक है, तो ये टीएस डायग्राम बनाया मैंने दोस्तों आपके सामने 3 4। ठीक है, ये डायरेक्शन भी आपको लगानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब मैंने एक बोला यहाँ पे कि अगर मैं क्या करूं, इनका कहना है डिक्रीज इन इवोपरेटर प्रेशर, यदि इवोपरेटर प्रेशर को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाएगा तो साइकिल में क्या चेंज आएगा। ठीक है, अब इवोपरेटर प्रेशर को कम करेंगे तो साइकिल में क्या चेंज आएगा, तो इवोपरेटर प्रेशर को कम कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं क्या चेंज आता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इवोपरेटर प्रेशर कम कर दिया इतना। ठीक है, अब इस साइकिल का नाम जब मैंने कम किया तो उसका नाम मैं दे देता हूँ 4-1। और चीज क्या रही, सेम रही, इसका मतलब 2- क्या रहा, सेम रहा, और 3- भी क्या रहा, सेम रहा। 3- मतलब साइकिल का जो तीसरा पॉइंट था वो सेम रहा। अब इनको कंपेयर करते हैं हम दोस्तों, क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं। ये तो साइकिल हो गई। हाँ, यहाँ पर जो प्रेशर डिक्रीज किए हैं इवेपोरेटर प्रेशर, लेकिन यहाँ पर भी सर फाइनल प्रेशर जो 1 डाइस होगा वो भी तो सैचुरेटेड वेपर जोन में ही होगा, लाइन पर नहीं होगा। कौन सैचुरेट, अभी हम सिर्फ इफेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, प्रेशर करने, अगर ये वेट रीजन में आ गया कोई बात नहीं। ठीक है ना, अभी हम सिर्फ इफेक्ट देख रहे हैं, इवेपोरेटर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है दोस्त, अगर आप उसे आगे बढ़ा के करोगे तो तब थोड़ा सा इफेक्ट देखने, मतलब डिफरेंस देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है, 1 2 3 4 और दोबारा क्या कर लेते हैं 1, और दूसरी साइकिल के 1 2 3 4 दोबारा 1। ठीक है, तो इफेक्ट देखेंगे हम 4 चीजों में। ठीक है ना, 4 चीजों में इफेक्ट देखेंगे हम। आपको पता है क्या, सबसे पहले देखेंगे किस में, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, H1 - H4। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम किस में, W इनपुट में। W इनपुट में क्या चेंज आ रहा है, वो क्या होता है, H2 - H1। तीसरा देखते हैं COP में क्या चेंज आ रहा है। COP में COP क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय W इनपुट। ठीक है, चौथा देखते हैं हम कि कंडेंसर प्रेशर और इवोपरेटर प्रेशर की रेशियो में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, अगर इसमें जो चेंज आ रहा है उससे क्या होगा। ठीक है, सेम चीज अगर मैं यहाँ पे का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखूं तो वो क्या हो जाएगा, डैश में आ जाएगा, H1- H4। देखो 2 साइकिल की बात हो रही है, एक तो ये ब्लू वाली है और एक येलो वाली है। ठीक है, डायग्राम कौन सा है, TS डायग्राम, सॉरी कौन सा डायग्राम है, TS डायग्राम। ठीक है, अब W इन, यदि इसकी बात करें हम, W इन की बात, तो क्या हो जाएगा, H2- H1। ठीक है, COP की बात करें तो कुछ भी देख लेते हैं। COP तो क्या होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय W इनपुट। और यहाँ पे जो PC और PE का इसमें क्या चेंज आया वो देखेंगे हम। ठीक है, और इसके कारण वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में क्या चेंज आया। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, P हायर डिवाइड बाय P लोअर डिवाइड बाय 1/m। चलिए बढ़ते हैं आगे, इससे लिंक चलो इसी से वाइट से कर लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बताओ रेफ्रिजरेशन, अनम्यूट करके बोलेंगे। ठीक है ना, रेफ्रिजरेशन जो इफेक्ट है वो अगर साइकिल में ये वाली, अगर डिक्रीज इवोपरेटर प्रेशर का को डिक्रीज कर रहा हूं तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज क्यों हो रहा है, कैसे देख रहे हो आप, एरिया सर नीचे कम बनेगा। यस यस यस, गुड। देखो अब एरिया कम हो रहा है ना TS डायग्राम में, तो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया,
डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख ले रहा हूँ, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब वर्क इनपुट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज हो गया सर, वर्क इनपुट डिक्रीज हो गया। इंक्रीज। नो सर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वर्क इनपुट में कोई सर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अरे वर्क इनपुट में इफेक्ट पड़ेगा, देखो कैसे पड़ेगा, देखो वर्क इनपुट होती क्या है बताओ जरा। पढ़ा था ना, क्यू हायर माइनस क्यू लोअर डिवाइड बाय वर्क इनपुट। अब क्यू लोअर क्या, तो यहाँ पे सर साइकिल के अंदर जितना एरिया, हाँ जो साइकिल के अंदर का एरिया नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे इरिवर्सिबल साइकिल है, ठीक है ना। पर थोड़ा सा ये वाला एरिया भी आ जाता था ना, मैंने बोला ना आपको, यहाँ पे का एरिया एक आता था। चलो यहाँ पे देखो, ट्राइंगल वाला है। देखो यहाँ पे देखो आप, वर्क इनपुट क्या होता है, क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। क्यू लोअर मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है लोअर। अब यदि ये देखो क्यू हायर तो सेम ही है, क्यू हायर मतलब जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो तो सेम ही है, ठीक है। वो इस साइकिल में भी सेम है और उस साइकिल में भी सेम है। तो अब अगर ये सेम है और आपकी जब ये वाली साइकिल है इसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज हो जा रहा है, तो ये वर्क इनपुट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा सर। अब कंफर्म, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है और वर्क इनपुट इंक्रीज हो रहा है तो सीओपी में क्या अंतर आएगा बताओ जरा। डिक्रीज होगा सर। सीओपी डिक्रीज होगी, गुड। तो और अब ये बताइए अगर पीसी क्या रहा, सेम रहा, और पी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ये वाली रेशियो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये इंक्रीज होगी। अब अगर ये वाली रेशियो इंक्रीज हो गई दोस्तों, ठीक है, तो ये वाली रेशियो इंक्रीज हो गई तो ये क्या हो जाएगा बताओ जरा, ये टोटल भी इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी सर डिक्रीज हो जाएगा, टोटल ये इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ये माइनस में अगर बढ़ी हुई संख्या को माइनस करें तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आया समझ में, देखिए जरा तो एक बार ध्यान लगा के देखिए। अगर प्रेशर रेशियो इंक्रीज होती है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, आप फॉर्मूले से समझ सकते हो, ठीक है। यदि ये चीज कम हो रही है, ये चीज ज्यादा हो रही है दोस्तों, तो इसका सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज क्या हो जाएगी, एक किस्म से ज्यादा हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब ज्यादा वैल्यू को यदि आप घटा रहे हो किसी चीज से तो जो टोटल इफेक्ट क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। अगर आप 4-2 करो और 4-3 करो तो ये क्या आ गया, 1 आ गया, और ये क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये कम हो गया अगर ये चीज हमने इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो ये 4 इफेक्ट समझ में आ गए आपको, बड़े आ गए। यस सर। तो अब ये इसी चीज में मैं क्या कर दे रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब बार बार अगला डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब आ गया केस 2, ऐसा बड़ा कर देते हैं इरेजर। सर हाँ सर एन की वैल्यू तो हमेशा 1 से ग्रेटर होती है ना, एन की वैल्यू, हाँ कितना होता है जनरली रेट, 1 सर ये तो प्रोसेस पे डिपेंड चलेगा सर, वो वहाँ पे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू चलता है। हाँ ये चीज है, पर ज्यादातर कितनी होती है, 1 से लेकर 0 से 1 के बीच। 1.4 के बीच में। यस सर। तो सर ऐसे केस में अगर n 1 से बड़ा लेंगे तो n अगर इंक्रीज करेंगे तो पीसी बाई पीई इंक्रीज करने पे टोटल वैल्यू डिक्रीज करेगा ना। अगर क्या बोल रहे हो आप, मैं बोल रहा है कि पीसी अपॉन पीई की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो पीसी अपॉन पीई होल पर पावर 1 अपॉन n की वैल्यू डिक्रीज करेगी ना, जब n की वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी तो n की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर रख रहे हैं तो
देखो n की वैल्यू 1 से यदि ग्रेटर रख रहे हैं जनरली, ठीक है ना, तो क्या आ रहा है वो पॉइंट में 0.5 0.6 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। 1.5 सर। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ले रहा हूँ और उसमें लिख रहा हूँ 5 टू पावर 0.5, ठीक है ना। तो 5 की पावर जब 0.5 ले रहा हूँ तो मेरा आ रहा है 2.236, ठीक है। मैं कैलकुलेटर से देख ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 5 की पावर 0.5 ले रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 2.36। अब मैंने क्या बोला कि प्रेशर रेशियो बढ़ गई, ठीक है ना। तो यदि मैं 6 टू पावर 0.5 लूँ तो क्या वैल्यू आएगी वो देखता हूँ मैं। 6 की पावर 0.5 लूँ तो कितनी वैल्यू आ रही, ये आ रही 2.4449। अब बताइए, अगर प्रेशर रेशियो बढ़ाई है मैंने तो ये इंक्रीज हुई है। आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, ठीक है। यस यस। ठीक है, बढ़े आगे दोस्त। तो अब हम क्या करेंगे कि हम करेंगे, अब हम कंडेंसर का प्रेशर इंक्रीज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कंडेंसर का प्रेशर क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। तो इंक्रीजिंग कंडेंसर प्रेशर, क्या बोला मैंने, इंक्रीजिंग कंडेंसर प्रेशर, इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर। अब साइकिल में क्या चेंज आ रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज किया मैंने, तो हमारा कुछ ऐसा है, यहाँ से हम गए यहाँ, ठीक है। और यहाँ से देखो ये वर्टिकल होता नहीं है कि, पर मैं बना रहा हूँ वर्टिकल, ये थोड़ा सा स्लोप ही होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब साइकिल का नाम लिख रहा हूँ। देखो 1 पॉइंट तो सेम रहेगा, तो ये आ गया 1 डैश, 2 पॉइंट बढ़ गया क्योंकि कंडेंसर प्रेशर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 2 डैश। यहाँ पे 3 पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया 3 डैश। और यहाँ पे 4 पॉइंट भी चेंज हो जाएगा आपका। समझ में आया दोस्तों साइकिल। चले बढ़े यहाँ पे, अब क्या क्या हो क्या क्या रहा है। अब बताइए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, सर वो तो कांस्टेंट होगा ना सर। ध्यान से देखिए। डिक्रीज होगा सर। हाँ डिक्रीज, और कोई इंक्रीज, इंक्रीज भी हो सकता है, देखिएगा प्रभास। यस सर। इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा कि सेम रहेगा, जल्दी जल्दी बोलो दोस्तों। देखो मुझे कमेंट बॉक्स नहीं दिख रहे, सेम ही रहेगा सर। अनम्यूट करके बोलेंगे सब, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स नहीं दिख रहा। डिक्रीज होगा सर। चलो डिक्रीज वाले सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले जो 4 पॉइंट था ये यहाँ पे था, तो 4 to 1 जो एरिया आएगा वो ज्यादा आएगा, ठीक है ना। लेकिन अब 4 डैश यहाँ पे हो गया, तो एरिया क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। और वर्क ऑन इनपुट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज होगा सर। क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, वर्क इनपुट इंक्रीज हुआ। अब सीओपी क्या होगा बताओ जरा, ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होगा सर। सीओपी भी क्या इंक्रीज, डिक्रीज होगा। ठीक है। अब सेम चीज प्रेशर रेशियो पी क्या है, सेम है, पीसी क्या है, इंक्रीज हो रही, तो ये टोटल भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो सर हाँ बोलिए। सर यहाँ जैसे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी के आपका इंक्रीज हो रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है और वर्क ओडीएस स्केल बोलिए। हो गया सर, क्लियर है वो, वहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। चलिए चलिए, तो इसमें नोट डाल के लिख सकते हो आप कि इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर
and increase in condenser pressure are exactly same. समझ में आ गया ना? एक बार फिर से बोलिएगा सर, क्या बोले, एक बार और बोलिए सर। Effect of decrease in evaporator pressure and increase in condenser pressure are exactly same. ठीक है, अब इफेक्ट क्या है वो मैं यहाँ पे आपको पता है। अगर मैं पी को डिक्रीज करूँ तो या तो पीसी को क्या करूँ, इंक्रीज करूँ, और लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो रहा है बताओ जरा। पीसी क्या है? ठीक है, तो हो क्या रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट रहा है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट रहा है, वर्क इनपुट क्या हो रहा है, यस सर, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो सीओपी क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है ना, सीओपी घट रहा है प्रेशर और वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर रेशियो क्या हो रहा एफिशिएंसी है, घट रही इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो रहा है, है। डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो ये समरी है इसकी। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, वर्क इनपुट इंक्रीज हुआ, सीओपी डिक्रीज हुआ, प्रेशर रेशियो इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम। यही चीज आप अभी टीएस डायग्राम से देखते हैं, यही आप पीएस से देखते हैं, तो वो भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। सर, तो जैसे यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो आपका कंप्रेसर का है, वो डिक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर तो मतलब या तो इवेपोरेटर प्रेशर तो हम डिक्रीज करते हैं या कंप्रेसर को इंक्रीज करते हैं। अव्वल हम सर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अगर हम प्रेशर डिफरेंस जो बढ़ा लें, मतलब जितना हम कंप्रेस करना चाहते हैं, अगर उसके अमाउंट तो हम बढ़ाए तो उसका एफिशिएंसी घट जाएगा। यहाँ पे वही है कि यदि आप क्या करते हो कि हम चाहते हैं प्रेशर रेशियो बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसीलिए हम यस सर। एक ही, ठीक है ना, इसीलिए देखते होंगे आपके दो दो कंप्रेसर लगे हुए रहते हैं। किसमें, उसमें देखते हो आप क्या बोलते हैं, कंप्रेसर पड़ा होगा किसी ने, तो पहले एक कंप्रेसर रहता है, फिर इंटरकूलिंग करते हैं, फिर दूसरे कंप्रेसर में डालते हैं। यस सर, यस सर। यही कारण है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो अब आएगा इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। ठीक है ना, अगला आएगा इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग विद इन द इवेपोरेटर, ब्रैकेट में लिखेंगे विद इन द इवेपोरेटर। अब इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, वो बताते हैं आपको। ठीक है, तो ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि टीएससी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, दो प्रेशर लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे। ये तो क्या हो गया, इवोपरेटर प्रेशर लाइन हो गया, ये क्या हो गया, कंडेंसर प्रेशर लाइन। ठीक है, अब हम जाते हैं साइकिल की ओर। ठीक है,
ये तो थी हमारी पहले साइकिल, ठीक है ना, ठीक है, जिसका नाम था 1 2 3 4। अब हुआ क्या दोस्तों कि हमने क्या कर दिया, इवोपरेटर के अंदर ही सुपर हीट कर दिया। सुपर हीट का मतलब हुआ कि जब ये हीट ले रहा था, ठीक है ना, देखो इवोपरेटर का काम तो कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर में, तो जब ये रेफ्रिजरेटिंग स्पीड से हीट ले रहा था तो इसने क्या किया कि ये यहाँ पे ना रुक के, मतलब 100% वेपर यहाँ पे था जब, तो ये रेफ्रिजरेंट का 1 पॉइंट में 100% वेपर था, लेकिन उसने उस वेपर में और हीट ले ली, ठीक है ना, और हीट ले ली और वो क्या हो गया, सुपर हीट हो गया। क्या हो गया, सुपर हीट हो गया। लेकिन किस प्रेशर में हुआ, उसी प्रेशर में हुआ, ठीक है ना। तो इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग का मतलब कि यदि इवोपरेटर के अंदर ही हमारा रेफ्रिजरेंट क्या हो जाए, सुपर हीट हो जाए, मतलब उसका टेम्परेचर उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से बढ़ जाए, ठीक है, फिर जाके हम कंप्रेस करें तो तब क्या चेंज आते हैं वो बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मेरा आउटलेट का पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसका पॉइंट बोल रहा हूँ 1 डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ जरा। अब यहाँ पे ये कंप्रेस करेगा, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 डैश हो जाएगा, ठीक है, और 3 डैश तो सेम रहेगा और 4 डैश भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो अब इफेक्ट मैं बताना चाह रहा हूँ कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में इंक्रीज आए डिक्रीज आए, बोलिए। इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज, और कोई इंक्रीज होगा सर। सेम, इंक्रीज होगा सर। क्या होगा, इंक्रीज होगा सेम Increase वाले होगा। सेम वाले मेरे दोस्त कोई है, सेम तो नहीं रहेगा दोस्तों। नो सर। चलो गुड। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इवोपरेटर के अंदर क्या हो गई, सुपर हीटिंग हो गई। इसका मतलब जो इवोपरेटर जो यहाँ से यहाँ तक गई हमारी बात, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक हमारी बात गई है, ये किसके अंदर हुआ है, इवोपरेटर के अंदर। मतलब जो सुपर हीट हुआ है उसने भी कुछ हीट ली है, तो आपको पता चल रहा है कि एरिया भी बढ़ गया है, इतना एरिया क्या हो गया, बढ़ गया है। दूसरा आपको ये भी पता है कि हीट अगर रेफ्रिजरेटिंग स्पेस से इसने ली है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब वर्क इनपुट बताइए जरा, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इंक्रीज हो जाएगा सर वर्क। इंक्रीज सर। इंक्रीज कैसे हो जाएगा दोस्तों, जब ये प्रेशर सेम रहेगा सर। प्रेशर सेम है। सेम है तो इंक्रीज कैसे हो जाएगा बताओ। सेम होगा सर सेम होगा। सेम होगा। और कोई दोस्तों, कांस्टेंट ही रहेगा सर। सेम रहेगा। यस सर। अब सारे गलत हो, ठीक है, इंक्रीज होगा। अब कैसे होगा, इसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। एक तो आप इससे तो आप समझ नहीं सकते क्यू वाले से। इसका सबसे पहले तरीका ये रहता है कि दोस्तों ये जो रहता है ये डाइवर्जिंग स्लोप का नेचर रहता है इनका, समझ में आ गया, समझ में आ गया। डाइवर्जिंग स्लोप मतलब ये जब P और PC जब सुपर हीटेड रीजन में जाएंगे तो इनके बीच का स्पेस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। डाइवर्जिंग स्पेस बोला मैंने, ठीक है ना, इसके बीच का स्पेस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो उस कारण भी बोल सकते हैं हम इसका, ठीक है ना। सबसे पहला अगर W इंक्रीज तो स्लोप डाइवर्जिंग, ठीक है ना, इससे समझ सकते हो। दूसरा यदि ये समझ में नहीं आ रहा तो W बराबर क्या होता है, ठीक है, VDP होता है ना। अब DP तो क्या रहा, सेम रहा, पर स्पेसिफिक वॉल्यूम,
आप ये बताओ जरा कि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है ये 1 डैश का ज़्यादा होगा कि 1 का ज़्यादा होगा? 1 डैश का ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हीट ले ली है, ठीक है ना। तो ज़्यादा हीट होगा तो इस वेपर के, ठीक है, स्टीम ज़्यादा हीट होगी तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये समझ में आ गया? ये 2 चीज समझ में आई दोस्त। तीसरा मैं फॉर्मूले से भी बता देता हूं आपको। हाँ ना, बोलिए। सर एरिया से भी देखने पे वर्क, एरिया से देखने, एरिया से भी देखें। एरिया से देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है दोस्त, ठीक है। कंफ्यूजिंग ये है, देखो यहाँ पे हीट आउट भी इंक्रीज हो रही है और हीट इन भी इंक्रीज हो रही है, तो आप बोल नहीं सकते हो कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। सर हाँ सर, अगर यहाँ पे हम इंथाल्पी के एक्सप्रेशन से देखें तो H2 माइनस H2 माइनस H1 से, तो उससे अकॉर्डिंगली तो सर सेम ही ला रहा है। अच्छा, तो अब मैं एक बार ये 2 चीजें, VDP से इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक वॉल्यूम, अगर आप सुपर हीट करोगे तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो V1 डैश है वो V1 से ज़्यादा है, उसके कारण आप बोल सकते हो कि वर्क भी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अभी एक और बता रहा हूँ आपको, चिंता मत कीजिए, इसको समझा के छोड़ेंगे आपको। एक आप W का फॉर्मूला ओपन सिस्टम में होता है N1 P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय N माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया N डिवाइड बाय N माइनस 1, ठीक है। तो P1 V1 को आप MRT1 माइनस MRT2 लिख सकते हो, ठीक है। और N अपॉन N माइनस 1, यदि मैं MRT1 को क्या ले लूँ, कांस्टेंट ले लूँ, तो ये यहाँ पे बचेगा 1 माइनस T2 बाई T1, ठीक है। वो आपको पता है कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो होती है वो P2 बाई P1, सॉरी इसको उल्टा लिख लेते हैं, T2 बाई T1 इक्वल टू होता है क्या, P2 बाई P1 N माइनस 1 N। इसका मतलब इस T2 बाई T1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब जो वर्क इन है दोस्तों, ये ओपन सिस्टम में जो वर्क होता है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला होता है ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये वर्क इनपुट होता है, वो क्या है, एक किस्म से क्या है, फंक्शन ऑफ इनलेट टेम्परेचर। यदि मैं देखूं कि अगर P2 P1 में सेम रख रहा हूँ, N हमारा सेम है, मास फ्लो रेट हमारा सेम है, R हमारा सेम है, कि अगर इनलेट टेम्परेचर T1 यदि बढ़ता है तो वर्क इनपुट भी बढ़ेगा, ठीक है। अब जाओ जरा प्रीवियस स्लाइड में, यहाँ पे T1, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर किस में ज़्यादा है, 1 डैश में ज़्यादा है, ठीक है। 1 डैश में ज़्यादा है, इसके कारण भी आप बोल सकते हो कि W क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब बताओ दोस्तों, अब समझ में आ गया? यस सर, आ गया। समझ गए? अब चलो ये समझ में आ गया। तो वर्क यदि इंक्रीज हो रहा है दोस्तों तो COP क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। अब बताओ जरा, COP इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही? डिक्रीज सर। डिक्रीज और डिक्रीज होगा। ठीक है, वर्क इनपुट तो इंक्रीज हो रही कि डिक्रीज हो रही, बताओ जरा। सर सेम ही होगा सर इसमें, सर डिक्रीज ये होगी। इसमें कहा नहीं जा सकता। सर इंक्रीज होगी। कांट से, ठीक है, इंक्रीज होगा इंक्रीज भी सर। हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। समझ में आ गया ना? अगर आपका ये ऊपर वाला भी बढ़ रहा है, नीचे वाला भी बढ़ रहा है, तो आप कैसे जज कर लोगे कि कौन से टोटल इफेक्ट क्या है? समझ में आ गया ना?
तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा डोमिनेंट हुआ है, ठीक है ना। तो वो हल कौन सी चीज डोमिनेंट हुई है उस पर डिपेंड करेगा कि सीओपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। समझ में आ गया? ऐसा तो है नहीं कि सेम अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है दोनों, ठीक है। अब वो कौन सा चीज डोमिनेट कर जाए उससे पता चलेगा कि ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो लिखोगे इंक्रीज और डिक्रीज वी कांट से, ठीक है ना। समझ में आ गया दोस्तों? यस सर। ठीक है, क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन उससे हमारा वर्क इनपुट भी इंक्रीज हो जा रहा है, इस कारण हम बोल नहीं सकते कि सीओपी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ठीक है। चलो लास्ट, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग क्या बोला मैंने, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीजेज इफ सुपर हीटिंग अकर्स इन इवेपोरेटर, ठीक है ना। वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर इंक्रीजेज बिकॉज इट इज द फंक्शन ऑफ इनलेट टेम्परेचर टू द कंप्रेसर, और सीओपी में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड ऑन द रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो ये तीनों चीजें लिख लेना आप कि वर्क इनपुट इंक्रीज होती है, एक तो स्लोप भी देख सकते हैं, दूसरा ये वीडीपी से भी देख सकते हैं, और तीसरा आपने ये वाला फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि इनलेट टेम्परेचर का फंक्शन है, ठीक है। चौथा भी बोल सकता हूं मैं, अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में जाऊं, अगर मैंने जहां पे पीएच डायग्राम बताया था ना वो बताता हूं। अरे ये तो खत्म हो गया पूरा, चलो इसको ठीक है। अब मैं पीएच डायग्राम में बताऊं जो वाला सिचुएशन, तो वो कुछ ऐसा होगा। इसका स्लोप इंक्रीज हो जाता है इस साइड, ठीक है ना। तो जो इसका डिफरेंस होगा और जो इसका डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ये वाला डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ये, क्योंकि इसका स्लोप क्या होता था, डिक्रीज होता था। अब देखो पहले वाले का स्लोप रहेगा कुछ ऐसा और दूसरे वाले का स्लोप रहेगा कुछ ऐसा, तो डिफरेंस किस पॉइंट में ज्यादा रहेगा, इस वाले के इंथैल्पी में ज्यादा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो ये समझ लो कि ज्यादा होता है, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा पढ़ लो, उसके बाद शाम को देखते हैं, ठीक है। केस 4 देख लो, केस 4 आता है सब कूलिंग। सर इस केस में मेरे को एक डाउट है सर। बोलो बोलो। तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है हम लोग का, अगर ग्राफिकली नहीं देखे हम लोग, हाँ हेलो? बोलिए बोलिए। हाँ हाँ सर, ग्राफिकली नहीं देख रहे हम लोग सर। पहले अगर हम लोग का सुपर हीटेड पहले अगर नहीं था, मतलब सुपर हीट जब हम लोग नहीं कर रहे थे, हाँ उस टाइम हम लोग का जो टेम्परेचर जो था इवेपोरेटर पे मान लीजिए -11 है। अभी सुपर हीटिंग कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ गया हम लोग का, तो -4 आ गया या -3 आ गया। ओके। तो जो नेट हम लोग का जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे जैसे हम लोग का जो स्पेस है वहाँ से जो हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट के थ्रू, वो तो कम हो जाएगा ना यहाँ पे। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा लास्ट वाली लाइन दोबारा दोहराइएगा। अगर -5 से -15 से -4 चले गया है सुपर हीट होके तो यस सर। तो जो हम लोग का जो नेट जो रेफ्रिजरेंट के अंदर जो कंपार्टमेंट के अंदर हम लोग को जो हीट ट्रांसफर होना होता है सर हम लोग का, तो यहाँ पे टेम्परेचर मान लीजिए हम लोग का 6 है और यहाँ पे 4 है, तो ट्रांसफर पहले हम लोग का 6 से -11 हो रहा था, अभी हम लोग का -6 से -4 है। तो अभी सर नेट तो हम लोग का कम ही हो जा रहा है ना, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम लोग का कम होना चाहिए यहाँ पे। आपका डाउट में समझ में आ गया। आपका कहने का मतलब है कि ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, ठीक है ना। तो आप बोल रहे हो कि ये क्या, ये हमें रखना है कितने में, अगर -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब सेम चीज आपका कहने का मतलब है कि ये -20 डिग्री सेल्सियस किसी को हीट देगा, इवेपोरेटर को हीट देगा, ठीक है। इवेपोरेटर को हीट देगा तो इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि इवेपोरेटर का टेम्परेचर इससे कम होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए -25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके -20 से माइनस इस पे हीट आएगी, ठीक है, इवेपोरेटर के टेम्परेचर है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि यदि ये -25 है तो अगर
फेज चेंज हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बोल रहे हो कि ये सुपर हीट भी हो जा रहा है, ठीक है। तो ये -25 फेज चेंज हो रहा था और सुपर हीट होके क्या हो गया -23 हो गया, जैसे एग्जाम्पल में। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब ये इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे हीट जो ट्रांसफर होगा, ठीक है ना, ये मतलब कम हो जाएगा यदि वो सुपर हीट हो जाएगा। ये कहने का मतलब है ना आपका, है राहुल? यस सर, यस सर, यस सर। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यस सर, यही है मेरा। ये सुपर हीट मतलब ये सुपर हीट एक पॉइंट तक ही होगा, ऐसा नहीं कि ये सुपर हीट होके कभी -20 या -18 चले जाए। समझ में आ गया ना? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि क्या हो जाए कि एक फ्लूइड हम ले रहे हैं जिसका देखो हीट एक्सचेंजर ले रहे हैं एक, ठीक है ना, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है, और इससे हम कोई चीज हीट कर रहे हैं, नहीं सॉरी, ये कोई उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस है और ये 30 डिग्री सेल्सियस है। अब हम चाहते हैं कि ये 40 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री मतलब ये इनलेट है, ये हॉट वाटर मान लेते हैं। इस हॉट वाटर से हम कोई हीट एक्सचेंजर लेते हैं, उससे हम किसी चीज को हॉट वाटर से कूल करना चाहते हैं, तो वो हम क्या चाहते हैं, ये हॉट वाटर किसी को हीट दे और वो गर्म हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 28 या 27 या 25, और मैक्सिमम अगर इन्फिनाइटली लॉन्ग है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? अगर ऐसा चल रहे हैं हम पैरेलली, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो यही बोलना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये -20 डिग्री सेल्सियस से सुपर हीट हो जाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, ठीक है, और इसीलिए हम इवोपरेटर में सुपर हीटिंग भी लिमिटेड होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है दोस्त। राहुल सर मैं नेट का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हम लोग का, तो यहाँ पे जो पहले अगर हम लोग -25 था, तो यहाँ पे जा रहा था हम लोग का हीट 5 हम लोग का चेंज हो रहा था, डीटी हम लोग का 5 हो रहा था, यहाँ पे 3 हो जा रहा था सर हम लोग का। नेट टेम्परेचर डिफरेंस से डिपेंड नहीं कर रहा है दोस्त, नेट कर रहा है इंथैल्पी इंक्रीज होगा। अब ये मान के चलो आप, ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लो, ये वाला समझ में आ जाएगा तो शायद आपको समझ में आ जाए। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है, मैंने एक क्या लिया, या इधर से क्या लिया, हॉट वाटर लिया, ठीक है। हॉट वाटर यहाँ से 40 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ क्या हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस होगा। अब दूसरा मैं क्या लिया, उसी के साइड में मैंने क्या कर दिया, कोल्ड वाटर डाल दिया, ठीक है। तो कोल्ड वाटर में हम क्या करेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस डाल देते हैं, तो ये कितना इंक्रीज हो जाता है, तो ये मैक्सिमम कितना इंक्रीज होगा, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम हमेशा चाहेंगे कि इसके लगभग पहुंच जाए हम, तो ये तो हमारा सबसे बेस्ट होगा ना दोस्तों। अगर हम ये इसके ज़्यादा पहुंच जाए, इसका मतलब ये सबसे बेस्ट सिचुएशन होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या 28 या 27 तक हीट हो पाएगा। तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि यदि इवोपरेटर में कुछ ये फेज चेंज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने यहाँ से ज़्यादा हीट ली है, तभी जाके ये इसका टेम्परेचर क्या हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, और ये -25 था वो माइनस से 23 हो गया। आपको ये पता है कि ये ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, -20 तक कभी नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हम ज़्यादा हीट ले पा रहे हैं, और ये क्या हो पा रहा है, इंक्रीज हो पा रहा है, क्योंकि ये अगर हम ज़्यादा हीट ले पा रहे हैं तभी तो ये पॉसिबल है कि उसका टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। नहीं तो ये पॉसिबल होता कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो पाता। समझ में आ रहा है ना? तो हम हमेशा चाहेंगे कि क्या हो कि जो हीट ट्रांसफर का टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम रहे, बहुत कम रहे। हाँ बोलिए। ठीक है राहुल, समझ में आ गया सर, यस सर, समझ में आ गया। चलो चलो लास्ट क्या बोल रहे थे हम, सब कूलिंग पढ़ रहे थे ना। तो सब कूलिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कंडेंसरी के अंदर सब कूलिंग कर दूं,
तो उससे क्या हो जाएगा, सब कूलिंग का मतलब क्या है, उसी प्रेशर में टेम्परेचर कम, सब कूलिंग ठीक है, सब कूलिंग इन कंडेंसर लिख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सेम चीज जल्दी जल्दी कर लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये बनाया हमने, ठीक है, ये बनाया, ये ठीक है, साइकिल ठीक है। अब सब कूलिंग का मतलब कि यहाँ से सब कूल हो गया, पर बताया था आपको सब कूल का मतलब कि अगर ये रेफ्रिजरेंट यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड था और इससे भी कम टेम्परेचर में चले गया, प्रेशर कौन सा है, कंडेंसरी प्रेशर, प्रेशर कौन सा है, कंडेंसरी प्रेशर, तो सब कूल हो गया तो ये यहाँ तक चले जाएगा और उसके बाद क्या हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया और फिर ये पॉइंट इतना इतना, ये साइकिल क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 1 2 3 4, दूसरी साइकिल 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश। अब बताओ जरा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज, डब्ल्यू इनपुट इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, No change, sir. नॉट चेंज होगा सर। ठीक है, सेम। एंड सीओपी क्या हुआ, सीओपी सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो सब कूलिंग समझ में आ गया ना दोस्त कि कांस्टेंट प्रेशर में क्या हो गया कि ये जो हीट जो रिजेक्ट कर रहे थे हम, ठीक है ना, जो हीट रिजेक्ट कर रहे थे ये और हीट रिजेक्ट होके ये क्या हो गया, सब कूल हो गया। मतलब यहाँ पे जैसे अगर 30 डिग्री सेल्सियस था रेफ्रिजरेंट का और यहाँ पे कितना था, 50 डिग्री सेल्सियस था, तो सबसे पहले क्या करेगा रेफ्रिजरेंट, 50 डिग्री सेल्सियस से रिजेक्ट करेगा क्या, 30 डिग्री सेल्सियस में आने में, फिर ये सैचुरेटेड वेपर बनेगा, फिर वो क्या करेगा 30 डिग्री सेल्सियस में वो वेपर से कंडेंस होके क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, ठीक है ना। और सेम चीज यदि वो सबकूल हो गया, सबकूल हो गया मतलब ये लिक्विड बन के भी वो क्या हो गया और कम हो गया, जैसे 28 हो गया, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल था, अगर ऐसा केस कहीं आता है तो सीओपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है रेफ्रिज पर, ये केस ठीक है ना। पर क्या होगा क्या कि थोड़ा सा हमें कंडेंसर का साइज क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इन दोनों में यही केस है कि कंडेंसर का साइज भी बढ़ाना पड़ रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साइज हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है दोस्तों, एक दो कॉन्सेप्ट हम अब शाम को पढ़ेंगे VCRS के, ठीक है, उसके बाद हम अगली चीज शुरू करेंगे थोड़ा, ठीक है। और कुछ बताइए हमारे लायक सेवा हो तो, और कोई डाउट है दोस्तों तो वो रह सकता है, बाकी कर सकते हैं लीव। सर तो यहाँ जो जैसे हम